चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भोपाल में उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुलाकात। उमा भारती से मिलकर हुई भावुक, गले लगकर फूट फूट कर रोई साध्वी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर किया हमला। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। और चौथे चरण में बॉलीवुड के सितारों ने डाला वोट। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय समेत तमाम सितारों ने डाला वोट। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं देश का मूड। चौथे चरण का मतदान जारी है और हम उसी पर बात करेंगे। आपको देश भर की पल पल की खबरें देंगे, जहां पर 9 राज्य और 72 सीटें, चौथा चरण चुनाव जारी है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की खबरें अपडेट हम आपको कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस चरण में होने वाले मतदान की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये वोट की क्या ताकत है। सेलिब्रिटी हो या आम आदमी या कोई पावरफुल व्यक्ति, उसको भी उतना ही पावर है जितना एक आम आदमी को। आप देख सकते हैं ये सचिन तेंदुलकर वोट डालकर आए हैं, परिवार के साथ हैं और अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल किया है। सलमान खान उससे पहले आप देख रहे थे, एक तस्वीर थी, और ये सचिन तेंदुलकर के आप देख रहे हैं वोट डालने आए हैं, परिवार के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं। अगर कहा जाए क्रिकेट के भगवान के तौर पर भी इनको कहा जाता था। बॉलीवुड के सितारे भी यहां पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। भाग्यश्री, आपको याद होगा, आमिर खान है सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं अपनी पत्नी किरण राव के साथ। सोनाली बेंद्रे भी यहां पर वोट डालती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप ट्विंकल खन्ना को देख सकते हैं, वही ट्विंकल खन्ना जो कल परसों पीएम मोदी के इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं चर्चा में थी। अक्षय कुमार ने जिस तरह से वहां पर इंटरव्यू लिया, उसके बाद ट्वीट हुआ, उसमें बात हो रही थी। अनुपम खेर खड़े हैं ऊपर सबसे इधर राइट में, वोट डाल रहे हैं। पांच अलग अलग आपको वीडियोस हम दिखा रहे हैं। रवि किशन भी आप देख सकते हैं, अभिनेता हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, ये भी आप वोट डालते हुए देख सकते हैं। रेखा हैं, परेश रावल को भी आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है। प्रियंका चोपड़ा आप देख सकते हैं, ये वोट डाल के आई हैं। सुभाष घई, आप जरा देखिए कि जो फिल्मी सितारे वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या उनमें उत्साह है, जरा सुनते हैं। यही कहूंगी अभी फिलहाल कि मतदान मेरा अधिकार है एंड बहुत मुश्किल से ये अधिकार मिला है एंड आई डेफिनेटली वांट टू यूज माय वॉइस। देश के लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैं यही कहूंगी कि डेमोक्रेसी गिफ्ट है एंड देयर शुड ऑलवेज बी डेमोक्रेसी, और इसको पालना बहुत जरूरी है। जिस तरह की भीड़ आप अंदर देख रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत जरूरी है कि सेंटर में एक ऐसी पार्टी आ जाए, ऐसे लोग आ जाए जहां आवाम की आवाज सुनाई दे, सही मुद्दे उठाए जाए और देश की प्रगति के लिए लोग बात करें। काफ़ी लॉज है जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको इस इलेक्शन का एक हिस्सा बनना चाहिए, अपना मत ज़रूर डालना चाहिए ताकि हम देश की सहायता कर सके। हम सबको भाग लेना चाहिए। और आज मैंने कहीं बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि आज अगर आपकी उंगली पर नीली स्याही नहीं है शाम तक, तो आपको अगले 5 साल तक किसी पर भी उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवा हैं, उनसे क्या कहना है? फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो हमारे देश का बहुत बड़ा भविष्य है और आज वो किस तरह से अपना वोट डालेंगे उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारी आगे की 5 साल की सरकार कैसी होगी, वो क्या मुद्दे होंगे,
क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट टू कास्ट योर वोट। हमारी जो इस समय बहुत परसेंटेज है युवा पीढ़ी की, और मुझे खुशी है कि मैं काफ़ी युवा लोगों को भी देख रहा हूं और काफ़ी और भी आएंगे। तो आइए और प्रजातंत्र के इस महोत्सव में आप भाग लीजिए, अपना वोट दीजिए। Each day of the voting in different parts of the country, the day that you're selected for your voting is a very important day, and it's very important for each and every Indian to be a part of this, to cast your vote. So both Kiran and I are here to do that today, and we've just done that, finished voting. To both of you, what is the one thing you want to keep in mind before voting? Well, it's just still morning, so I think that जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, I'm sure कि ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे वोटिंग के लिए, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस दिन जो है इस दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका हम एक हिस्सा है, एंड इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी डे फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। सो हैप्पी जो है ये 5 वर्षों में एक बार ये दिन आता है, तो प्लीज इसका यूज करिए। और मुझे लगता है सही मायने में भारत अब आजाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हम ब्रिटिश, कभी मुगल, कभी इटालियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे। तो प्लीज अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाइए, और यहाँ पे जरूर आज उसका उपयोग कीजिए। एंड जय हिंद। किन मुद्दों, किन बातों को मद्देनजर रख के आज आने कौन से सेक्टर देगा मैम जिस पे आप प्रोग्रेस चाहेंगे? वेल लाइक आई सेड, इससे पहले तो हमारा देश गुलामी था, जहाँ पे ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लंदन में चिल करते रहते थे, और देश की जितनी दुर्दशा है, जितनी गरीबी को लेके, पोल्यूशन को लेके, इकोलॉजी को लेकर, रेप को लेकर जिस तरह से दुर्दशा है हमारा देश। और आपको एक बड़ी खबर देते थे, एमपी में 1 बजे तक 43% मतदान हुआ है। यूपी में 1 बजे तक 34% मतदान है। अब तक की अपडेट है। बंगाल में 1 बजे तक जो है 52% वोटिंग हुई है। ये अभी दोपहर 1 बजे तक की आ रही है। बिहार में 38% मतदान हुआ है, यानी 100 में से 38 लोगों ने निकलकर अपना वोट डाल दिया है। अभी मतदान जारी है। चौथे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश के अंदर 43% जी। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, मैं आपका तारुफ करा दूं। हालांकि पैनल में मौजूद था पहले से। धर्मवीर सिंह जी मौजूद है हमारे साथ, बीएसपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। राहुल त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। नदीम अहमद साहब हैं और आशीष प्रकाश जी हैं, कवि हैं। कवियों की जरा आज बहुत पूछ होती है हमेशा, आप देखें आज इनकी जरा रेलेवेंसी और बढ़ गई है। नदीम अहमद साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर बात करें चौथे चरण के मतदान की, और इसमें 9 राज्यों के अंदर 72 सीटों की अगर बात की जाए, उसमें 56 सीटें अभी तक बीजेपी बढ़त लेकर थी 2014 में, लेकिन अब उसके सामने चैलेंज है कि उनको बढ़ाना या उनको बनाए रखना या कम से कम घटने देना। राहुल जी, सारे चैलेंज आपके सामने हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं और कितने आश्वस्त हैं, सिर्फ आज के चरण के या 3 जो हो चुके हैं उसको लेकर, और आगे आने वाली की क्या तैयारियां? देखिए, जो अगर आज की बात करें तो हम 56 सीट हमने जीता था, और 56 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे हमने काफी बेहतर, बिहार में काफी बेहतर किया था 2014 में। इस बार इसमें से जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है, ये सारी जगह है जहां पर हम इस बार और बेहतर करेंगे। तो ये 56 हमारी जो संख्या थी 2014 में, ये वहां से बढ़ने वाली है, और हम करीब 65 के आसपास, जो इस टोटल जो 71 और एक अनंतनाग जो 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो उसको मान ले 72, तो 72 में से करीब हम 65 के आसपास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही मुद्दा रहा है, विकास, विकास और विकास, और वो भी विकास सबका साथ सबका विकास। चाहे पहले चरण का चुनाव हो, दूसरे चरण का हो, तीसरे चरण का हो, या अभी चल रहा हो, या आने वाले जो 2-3 चरण बच रहे हैं उसमें हमने 5 साल में ये काम किए हैं, और उनके लिए किए हैं जिनके लिए काम नहीं हुआ, जो अनछुए रह गए थे, जिन्हें किसी ने टच करने का, उनको विकास की जरूरत थी। हमने किसानों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। बिल्कुल, देखिए हम जो काम कर रहे हैं आज से 1.5 साल पहले, सर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। किसान का नाम लिया अचानक, बिल्कुल चलता हूँ मैं। 1.5 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया था, जिसमें स्वामीनाथन जी ने ही कहा था ये बात कि जो ये सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं हमने जो रिपोर्ट दिए हैं उसके आधार पर काम कर रही है, उसका भी और आत्मबल बढ़ाने की काम कर रही है, संप्रभु बनाने की काम कर रही है। 13 सीटों में आज चुनाव हो रहा है। आप यूपी से तो बाहर आप गए नहीं हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हम वहीं रोक लेंगे, क्योंकि आपका कहना यह है कि लोगों का भी मानना है कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है। बीजेपी बहुत आश्वस्त है और ये 56 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कहां अपने को पा रहे हैं? देखिए आजाद साहब, ये जो देश में चुनाव हो रहा है इस समय 2019 का,
ये उन झूठे मक्कार जुमलेबाज लोगों के खिलाफ ये देश की जनता मक्कार कहने से पहले सोच लिया कीजिए, अभी चुनाव आयोग बड़ा सख्त फैसला सुना चुका नहीं, है। ये चुनाव आयोग जब हम पर्सनल अटैक करते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग तो पंगु बना लिया गया है। कैसे? और चुनाव आयोग ही नहीं, इस देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको डैमेज करने का काम और इस लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम, कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कैसे? आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये न्यायपालिका खतरे में है। आप सीबीआई के एक डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर से लड़ाने का काम करते हैं। 4 जज सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई पे आप अटैक कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आपने 3 चरण तक सीबीआई का नाम नहीं लिया था। अरे मैं तो कह रहा हूं, मिल का मामला खुला है। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को जांच दी गई, सीबीआई याद आ गई। देखिए 3 चरण तक आपके यहां से कोई ऐसा सवाल नहीं था। सीबीआई को खालिद भाई क्या शुगर मिल की जो जांच जो शुरू कर दी गई, हालांकि वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किसने कंप्लेंट की थी, लेकिन सीबीआई अचानक क्यों याद आ गई आपको? देखिए ये जो संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करके ये सरकार सरकारी गुंडा तंत्र से दोबारा काबिज होना चाहती है, उसके मोदी जी के रथ को धर्मवीर जी, उत्तर प्रदेश से सरकारी गुंडा तंत्र की बात करते हैं तो मुझे आवास सचिव की सुसाइड भी याद आ जाती है, एनएचआरएम के मामले भी आ जाते हैं, 3 सीएमओ हत्या आत्महत्या तक सामने आ जाती है। और कौन सा ऐसा तबका था जिसपे आपके शासनकाल में, बीएसपी शासनकाल में लाठी नहीं चली? वकील और तमाम आप टीचर्स की बात करें, ये सब लोगों पे, तो क्या वो आप जो शब्द कह रहे हैं सरकारी जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपने नहीं किया? आजाद साहब, जब 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्तियां, ये पैटर्न पूरे देश में लागू होना चाहिए। ऐसा पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, न्यायालय की तरफ से आई नहीं, पत्रकारिता करते हैं और फरेबी लोग निकाल लीजिए और झूठ और फैलाते हैं। और इतना ही नहीं, पूरा देश के अलावा पूरा ग्रेटर देश के अलावा ट्रस्ट है जो वहां पर बिल्डर से बिल्डर माफियाओं के साथ बैठे हुए हैं। महल मायावती बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर लोगों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं कि राहुल जी और धर्मवीर जी से हालांकि सवाल था, लेकिन धर्मवीर जी जो आप बात कह रहे हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे और चूंकि उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी बात करेंगे। लेकिन नदीम साहब, सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि हम पूरे आश्वस्त हैं, ये कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, जनता के पास क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जनता तो अपने समीर की आवाज पर ही वोट डालती आई है और डालती रहेगी, और जनता को जो बेहतर समझ में आता है वो उसी काम को करती है। और भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जनता लगातार परिवर्तनशील रहती है। और अभी हमने पीछे इलेक्शन हुए अक्टूबर नवंबर में, तो हमने उसका रिजल्ट भी देखा है। तो जनता तो सर जैसे बेहतर समझती है और जो से जनता की मेमोरी शॉर्ट है क्या? जनता क्या ये भूल गई होगी आवास सचिव ने जिस तरह से सुसाइड किया था, वो चर्चा थी बीएसपी कार्यकाल में। उसके अलावा आपने देखा होगा एनएचआरएम मामला पूरे देश ने देखा था और उसमें कई डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर सीएमओ तक मर्डर तक हुए हैं। बहुत लंबा मामला था और बहुत लंबी चीज है ये। इनके यहां भी अगर देखें, बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जनता उन मुद्दों को याद रख के काम करेगी या भावनाओं में बह जाएगी? देखिए सर, जनता तो दिमाग लगाकर ही इस बार वोट करेगी और जनता चाहती भी है कि बेहतर से बेहतर उसे मिले। लेकिन ये जिन घोटालों की आप बातें कर रहे हैं सर, इस तरीके की बातें मैं ऐसा देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि जनता भूल जाती है और जनता की मेमोरी जो है वो कुछ कमजोर हो गई है, क्योंकि उसे नए से नए मुद्दे दोबारा दे दिए जाते हैं और बार बार नए मुद्दे हम इस तरीके से परोस रहे हैं कि रोज नई बात है, रोज नई बात है। अब ये बदजबानी वाला मैटर जो है इतना तेज चलने लग गया है कि उसके ऊपर बात करते हुए भी शर्म आती है कि औरतों की इस तरीके से तौहीन हो रही है। सर बताइए जी, यानी जो बदजुबानी, उसका मकसद ये है कि लोग भूल जाए। आशीष प्रकाश जी, 4 लाइन हो जाए। ये बदजुबानी की बात, बिल्कुल बदजुबानी की जो बात अभी हुई, इसके ऊपर हम बहुत देर तक बात भी करते रहे। आप ये देखिए कि आज सवाल के बदले सवाल इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि असली मुद्दे में मुझे आजाद भाई इतना अजीब लगा कि 125-30 करोड़ की जनता का देश जहां पर हो, वहां पे अगर मेन मुद्दा एक पूरे दिन के लिए हर चैनल पे ये हो कि प्रधानमंत्री जी आम कैसे छील कर खाते हैं या
तो मुझे बहुत ताजुब होता है भाई। और मैं इस बात के ऊपर आज अभी हम टीवी देख रहे थे तो आपने खुद ही बताया कि कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दी और बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट कि हम तो अभी तक राज में ही थे, सच मायनों में हमें अभी डेमोक्रेसी मिली है और हमारे ऊपर इटालियन गवर्नमेंट का राज चल रहा था। मैंने उसी पे अभी बस 4 पंक्तियां ताजी आपको देता हूं कि कंगना ने बोला जनता सच आजाद हुई अब, कंगना ने बोला जनता सच आजाद हुई अब, डेमोक्रेसी की बात भी आबाद हुई अब, इटालियन गवर्नमेंट से पर मतलब है क्या कहो, इटालियन गवर्नमेंट से पर मतलब है क्या कहो, टिकट के लिए लगता है फरियाद हुई अब, टिकट के लिए लगता है फरियाद हुई अब। यानी आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नंबर बढ़ाने के लिए हो रहा है, राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल प्रेरित और हम ये तो मान सकते हैं कि पुर्तगाल भी एक तरह से राज कर चुका, लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य नहीं हुआ कि हालांकि उसको इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए बीजेपी की भाषा लग रही थी। लेकिन धर्मवीर जी, सवाल ये है कि हम जब वादे करते हैं, दावे करते हैं और दूसरे पे सवाल उठाते हैं, तो हमको अपनी तरफ भी तो देखना चाहिए। खालिद साहब, अगर एक उंगली सामने वाले की तरफ उठती है तो 3 उंगली ऑटोमेटिक अपनी तरफ आ जाती हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने अपने बीजेपी की बात में कर लेंगे बात जी, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। आपने कितने दलितों को टिकट दिया है यूपी में? देखिए खालिद साहब, बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब, हम बाबा साहब के मानने वाले बहुजन समाज पार्टी की मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और बाबा साहब ने इस देश में जाति तोड़ने की जो परंपरा शुरू की थी, जो मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा भी दिया था कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। मान्यवर साहब ने यह भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी और तलवार, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो क्या था? तो हम जो है किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते, ना हम जाति की राजनीति करते हैं, ना बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। और हमने तो जातियों के समूह को तोड़ करके 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने भाईचारा कायम करते हुए, नहीं ये क्या था, भाईचारा कायम करते हुए सत्ता प्राप्त की थी। और आप लोगों ने उस भाईचारे को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था और जो 2007 में सरकार बनी थी। तो हम तो नहीं, आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया हुजूर। मैं आपसे सवाल पे था कि दलितों के आप हितैषी हैं जी, और इस देश में जो हुआ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दलित आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं है जो दलितों को इस देश ने उत्थान दिया, जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं उसको लेके बाबा साहब की जो सोच थी उसका एक नतीजा ये आया कि जब अब से 8-10 साल पहले तक भी हम जिस दलित को अपने साथ बिठाने में शर्माते थे, आज हम उसको गले लगा रहे हैं। ये आंदोलन की देन है, बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। लेकिन आप उसी नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आपने कितने दलितों को टिकट दिया, ये सवाल था मेरा। तो सीधा सा आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई हम जो भारत का संविधान ये कहता है कि आप जाति की धर्म की बात नहीं करेंगे, खासकर चुनाव में और इस समाज में विघटन पैदा करने के लिए हम लोग सभी समाजों को, बहन कुमारी मायावती जी सभी समाजों को साथ लेके चलती हैं। और हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ में 2007 से 2012 तक की सरकार चलाई। सभी धर्मों को, सभी जातियों को हमने जोड़ने का काम किया। हम इस तरीके की व्यवस्था में हमारी कोई विश्वास नहीं है। आज प्रधानमंत्री तीसरे चरण के चुनाव में ये कह रहे थे कि मैं पिछड़ा हूं, चौथा चरण आते आते वो ये कहने लगे कि मैं अति पिछड़ा हूं। आप ये कह रहे थे कि मुलायम सिंह असली पिछड़े हैं। जबकि यहां से बयान मायावती जी ने कहा मुलायम सिंह की सभा में 24 साल बाद वो इकट्ठी हुई है। मान लीजिए गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार मंच पे आई थी, उन्होंने कहा यही असली पिछड़े हैं। तो उनका क्या पैमाना था, कैसे नाप लिया कि ये असली है? अरे भाई आप देखिए खालिद साहब, असली आप इतने बड़े पत्रकार हैं, नहीं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार छोटा जाति अपनी कोई भी आदमी बदल नहीं सकता। जो कानून से हेरा फेरी करेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी की जो जाति थी वो 16 में आती थी, लेकिन इन्होंने जो है कागजों में हेरा फेरी करके पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, ये देश को गुमराह करने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जाति और धर्म में बांटने का काम हम नहीं करते, ऐसा काम आपने किया था। लेकिन राहुल त्रिवेदी, सवाल यह है कि मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव असली पिछड़े हैं, तो चलिए उनकी बात तो उनसे हो गई। लेकिन हमारे यहां अगर यह सवाल उठता है कि हम आज भी उसी ट्रैक में फंसे हुए हैं
कई बार मुख्यमंत्री रह के, इतना बड़े पद पे रह के भी हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो इनको तो मौका मिलेगा ना कहने का। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं समाज में जिस तरह से व्यवस्था बनाकर पहले से राजनीतिक दलों ने रखा और हमेशा बांटने का, और कई बार माननीय मोदी जी पर इस तरह के आरोप दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से लगाए जाते रहे, उनके जाति के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, उनके व्यक्तिगत रूप से उनको हमला किया गया, उसमें कभी उनके तरफ से अगर इस तरह के बयान आए कि हम इस समाज, और सही बात है, ठीक है, वो अगर पिछड़े समाज से आते हैं और उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो उन्होंने कोई ऐसी अतिशोक्ति वाली बात तो कही नहीं। वो अगर एक चाय बेचने वाले थे, गरीब परिवार से, तो उनका पूरा परिवार अभी है। ऐसा नहीं कि ये 100 साल पुराना, 200 साल पुराना इतिहास है। उनकी जब जमीन खिसकने लगी उनके पैरों से, तो उनको जाति याद आने लगी। कभी वो पिछड़े का नाटक करते हैं, कभी वो अति पिछड़े का नाटक करते हैं। राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो उनको पिछड़े भी याद आ रहे हैं, अब उनको अब दलित भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं उनको। अपने सवाल पर तो घिघी बन गई आपकी कि दलित कितने टिकट दिए। आप बता दीजिए ना कि आप बता दीजिए कि माइनॉरिटीज के लोगों को कितना दलित लोगों, आप माइनॉरिटीज के लोगों को इस देश का नागरिक नहीं समझते। दलितों, आप बताइए कि आपने माइनॉरिटीज के लोगों के लिए क्या काम किया है। आप ये बताइए, 5 साल की सरकार में और 2 साल की योगी की सरकार में आप बताइए कि माइनॉरिटीज के लोगों के लिए आपने क्या काम किया है। आप उनको कितने टिकट दिए हैं? एक बेचारे शहनवाज भाई थे, उनका भी टिकट काट दिया आपने। नदीम साहब, ये बड़े दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, चुनाव और बहन मायावती 500 की महल में रही है, 500 करोड़ के महल में रह रही है। चुनाव के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो अल्ट्रा साइंटिस्ट हैं। अल्ट्रा जिसे कहना चाहिए, उनकी जो भविष्यवाणियां बड़ी गजब है। वो सामने वाले को देख के बता देते हैं कि उसने किस कलर का अंडरवेयर पहना। वो सामने वाले को देख के बता देते हैं हनुमान जी की जाति क्या थी। ये बता देते असली वाला जो पिछड़ा है ये है, ये नकली वाला है। वो कहते ये कौन सी राजनीति है? सर, ये राजनीति बहुत अजीब हो गई है और 2014 के बाद जो हिंदुस्तानी सियासत का मंजरनामा है उसमें बहुत अजीब अजीब सी तब्दीलियां आई है। अब आप ये देखिए कि अपने आप को सही और अच्छा साबित करने के लिए और अपनी बात को इस तरीके से लागू करने के लिए कि यही ठीक है, हम किसी भी हद तक जा रहे हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है कि हम लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं या हम ऐसी बातें समाज के सामने रख रहे हैं जिसे सुनने के बाद समाज जो है उन सब चीजों को एक सेकंड में अच्छा आपको एक मानेगा। ब्रेकिंग खबर दे देता हूं। बड़ी खबर आ रही है, 2 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है और बिहार में 37.71%, जम्मू कश्मीर में भी आए हैं, झारखंड में 44.90, मध्य प्रदेश में 43 पॉइंट समथिंग, ओडिशा में 35.79% और यूपी के अंदर 34.42। और बंगाल के अंदर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। हाँ, अब तक 52% वहां पर चुनाव हो चुका है बंगाल के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर 43.44, राजस्थान में 44.62, बंगाल में 52.37% जो है पोल अब तक हो चुका है। यानी सबसे ज्यादा अगर वोटर बाहर निकल कर आया है तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जो कि 52% तक होगा। जम्मू कश्मीर में हालांकि बहुत कम पोल हुआ है, 6.66 के करीब अगर देखा जाए लोग हैं। इसको आप उत्साह की कमी कहें या कहीं कुछ और फैक्टर, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटर सामने आया है वो बड़ी बात है। चलते रुख करते हैं अपने पैनल का। हमारी बात चल रही थी, नदीम साहब से भी चल रही थी, लेकिन मैं आशीष प्रकाश जी के पास चलना चाहूंगा। आशीष प्रकाश जी, आपको 4 लाइनें कहने का बड़ा शौक रहता है और जनता आपको पसंद भी करती है। फिलबदी बोलते हैं। फिलबदी उसको उर्दू में बोलते हैं, एक बाकायदा ये विधा होती है। लेकिन आशीष जी से मेरा सवाल ये रहेगा, आशीष जी, ये कौन सी नजर है, कौन सा चश्मा है या कौन सा जिसे कहना चाहिए ज्ञान है, जो ये इतना ज्ञान बाहर आ जाता है? आदमी सामने वाले को देख के बता देता है कि उसने किस कलर का अंडरवेयर पहना है। आदमी को ये देख के, ये तो नेता क्या, इनको तो मुझे लगता है अध्यात्म का ज्ञान हो गया कि कैसे इस पर कुछ देखिए, मैंने ये बात बहुत पहले कही थी जब हनुमान जी की जात के ऊपर बात हुई थी। तो मैं बार बार ये बहुत अपना पक्ष सामने रखता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। और जब बहुत दुख होता है तब मैंने कहा था कि तुम आम आदमी के दिल की बात पूछते,
जब 3 स्टेट्स ये हारे थे तब मैंने ये बात कही थी, तुम आम आदमी के दिल की बात पूछते। सिर्फ हम बीजेपी से नहीं, हमको लगता है सबसे पूछा जाए सवाल। बिल्कुल, मैं इसके बाद 2 पंक्तियां मैं आपको नहीं है, मैं बिल्कुल 2 पंक्तियां उसके बाद वहां पर जाता है कि उसने ऐसे कलर का अंडरवेयर पहना है, तो मुझे लगता है उनकी भी ज्ञान का पता तो लगना चाहिए ना। मैं बिल्कुल अभी इस पे भी आऊंगा कि तुम आम आदमी के दिल की बात पूछते, मरते हुए किसान के हालात पूछते, तुम राम नाम जपते जीत जाते शायद, जो भक्त हनुमान की ना जात पूछते। और मैंने इसके बाद यह भी कहा कि झूठी भक्ति करना तुम दिखावा करो, राम के नाम पर ना तमाशा करो, आजमों से कहो योगियों से कहो, आजमों से कहो योगियों से कहो, नाम बजरंग बली का ना आधा करो। मैंने तब यह भी कहा था। अभी इस बहस से ऊपर पहले मैंने एक बार यह भी बात कही थी, जब आजम खान साहब ने अपने ही साथ, मैं देखिए हम सब चाहे जो भी कहें लेकिन हम सब कलीग हैं। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हो पाता हूं कि आप पॉलिटिक्स में एक दूसरे को कलीग मानने से कैसे इनकार कर देते हैं। तब मैंने ये वाली बात भी कही थी कि खेल सत्ता का देखो अजब हो गया, पार्टियों का कद छोटा अब हो गया, और अपने कल तक थे जो वो पराए हुए कैसे कैसे हैं सत्ता में आए हुए, और अपने ही साथी के वस्त्र को छेड़ते, फिर भी आजम ना दिखते लजाए हुए। मैंने तब यह भी कहा था, आप राजनीति में गिरता हुआ स्तर जो भाषा का है, मैंने एक शेर किसी बड़े शायर का पिछली बार कहा था, वो बात करके मैं वाणी को विराम देता हूं कि ये दुनिया अजब है साहब, मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, अरे हौसला तो छोड़िए साहब, कीमत भी नहीं देती, और देने को दे सकता हूं मैं भी आपको गालियां, पर मेरी तहजीब इस बात की इजाजत नहीं देती। मेरी तहजीब इस बात की इजाजत नहीं देती, यकीनन ना हमारे संस्कार इस बात की इजाजत देते हैं, ना ही हमें लगता है कि इससे कोई हल होने वाला है। अगर किसी को गाली देने से रोजगार मिलता है या किसी की जान बचती है, तो शायद मैं भी कह दूं चलो 100-200 गालियां दे दो, किसी की जान तो बच जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गाली देने से किसी का काम चलता। लेकिन धर्मवीर जी, मेरा सवाल था, आप उसको घुमा के दूसरी तरफ ले गए। दलित आंदोलन हुआ, दलित के उत्थान की बात हुई, आज भी क्यों आपको नहीं लगता कि दलित को टिकट देंगे तो आप जीत जाएंगे? क्या आर्थिक रूप से आज भी दलित कमजोर है? क्या आपको लगता है कि आज भी दलित एक्सेप्टेबल नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि सेकंड लाइन में आपको भतीजा तो नजर आया लेकिन कोई दलित नहीं नजर आया? क्यों? ये सवाल है बेसिक। देखिए खालिद साहब, आपने उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों शब्बीरपुर जो कांड हुआ था बीजेपी की सरकार में, जो वहां दलित मारे गए थे, पीटे गए थे, कूटे गए थे, ये ऐसे कांड भारत में बेमुला कांड हुआ, दुनिया भर के, गुजरात से लेकर के, कलकत्ता से लेके, बिहार से लेके, जितना अत्याचार दलितों पर इन पिछले दिनों की सरकारों में हुआ है, और जितना अत्याचार माइनॉरिटीज के लोगों पर हुआ है, चाहे वो गौ हत्या को लेके हुआ हो, चाहे वो दूसरे मुद्दों को लेके हुआ हो, ये दहशत में लोग जी रहे हैं इस भारत में। दलित समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, निकालने के लिए आप उन्हें संसद में भेजिए, आप चुनाव लड़वाइए। ये दहशत जो है, आप ये दहशत पैदा की है पावरमेंट बीजेपी के लोगों ने। दहशत तो जब निकलेगी जब आप उनको पावर देंगे। आप दलितों को जो संसद में भेजिए, आप ये सोचते हो कि बस मैं पहुंच गई तो सारी आवाज पहुंच जाएगी। सवाल ये, आप उनको भी तो पावर दीजिए ना। मान लीजिए आपको 37 सीट मिली, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी, 38 में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलती है, और हमारे यहां पर सभी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 3 बार के राज्यसभा के सांसद मान्यवर वीर सिंह जाटव साहब का नाम आपने सुना होगा, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और 3 बार के राज्यसभा के सांसद हैं। माननीय मुनकाद अली दूसरे हमारे राज्यसभा के सांसद 2 बार रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ऐसे ही कहेंगे तो बीजेपी भी कह दे कि हमने तो रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बना दिया। हम अपने यहाँ पर ताकत देते हैं, राहुल डमी बनाते हैं। राहुल त्रिवेदी, हम सवाल ये है कि आपसे पूछ रहे थे, हालांकि आप माइनॉरिटी की राजनीति करते ही नहीं, ऐसा आप पे आरोप है, लेकिन ये भी कह रहे हैं मैं माइनॉरिटी का सवाल कर भी नहीं रहा। मेरा सवाल यह है कि मुद्दों पर जो राजनीति कहीं नहीं हो रही है, अगर इनके ऊपर भी आप सवाल उठाते हैं तो कुछ सवाल आप पे भी उठते हैं, और उन सवालों का जवाब देने से आप क्यों जो है नजरें चुराते हैं? देखिए, हम हमेशा, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा विकास के मुद्दे और विकास के दावे को लेकर ही हम आगे गए हैं और जनता के बीच में गए हैं।
जब विपक्ष की तरफ से कोई आरोप लगाया गया, विपक्ष की तरफ से कोई क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर कोई बात आई, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बात जरूर कही गई है। लेकिन हमने 5 साल में जो काम किया, इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो 2.5 लाख की इनकम टैक्स की छूट की सीमा थी उसको बढ़ाकर हमने 5 लाख कर दिया। ये कौन इनकार कर सकता है कि आयुष्मान योजना में आज 5 लाख तक गरीबों को मुफ्त में इलाज का फायदा दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि आपके घोषणा पत्र जो आपने वादे किए गए, उसके 3 वादे, 2 वादे आप मुझे बता दीजिए कि आपने घोषणा पत्र में 2 वादे कौन से लागू किए आपने? योजना के 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस 5 साल में। उसी जो बेरोजगारी दर थी वो जो है 2.7 की बढ़ी है इस देश में। आप जो है काला धन लाने की बात करते थे, आपको काला धन नहीं मिला। आप सर्वाधिक विश्व बैंक से कर्जा लेकर के आए हैं। आपने हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को 25,551 रुपए का कर्जदार बना दिया। इस देश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इस देश का युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को। आप राम को धोखा देते हैं और भगवान बहुत बढ़िया हनुमान की जाति बताते हैं। सीट पे है, आप जो है ज्ञान मत बांटिए। आप बनारस में बैठ करके भगवान विश्वनाथ को धोखा देते हैं। को कितना मां गंगा ने बुलाया है, दलित विरोधी पार्टी है। मैं बनारस आया हूं, दलित विरोधी बनारस में पार्टी है। डूब मरो, बनारस की गंगा में डूब मरो। एनजीटी ये कह रही है तो सिर्फ अकेले जूता पहन के बैठती है। खालिद भाई, एनजीटी ये कह रही है विरोधी ये बनारस की गंगा जनक नहाने लायक तो पीने लायक तो छोड़िए, ये बनारस की गंगा देख लीजिए, पानी जो है नहाने लायक भी नहीं है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बना दी। ये कह रहे हैं कि हमने बनारस की बनारस में गंगा बहा दी। गाजियाबाद से बाहर आप जो है मुझे ये बताइए, ही नहीं आप मुझे ये बताइए, पार्टी की बनारस में आपने 5,000 साल पुरानी प्रियंका संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। गंगा के रूप से प्रयागराज पहुंचती है और ये कह रहे हैं कि गंगा की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से गंगा के बाद भी अपशब्द लग रहा है। राहुल त्रिवेदी देखिए, आपने कहा गंगा साफ हो गई, हम भी कह रहे हैं कि गंगा साफ होगी। जनता माने ना माने, जनता का नहीं, आप सुन लीजिए। प्रियंका सर्टिफिकेट बांटने वाली नहीं है, मैंने तो कुछ और बात कर रहा हूं। मैं तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, हथियार डाल के बात कर रहा हूं। हम तो मान रहे हैं, आपने कह दिया गंगा भी साफ हो गई, यमुना भी साफ हो गई, इंडन भी साफ हो गई। जनता माने ना माने, ये जनता पे छोड़ देते। एक बात, हमारे धर्मवीर जी भी बहुत जोश में हैं, इनको भी बहुत जोश है। लेकिन चलिए आज एक सवाल करते हैं। दिल्ली से जब आप चलते हैं मेरठ, दिल्ली से चलते हैं आप हापुड़, हम बात करते हैं आसपास की, बहुत रिमोट में जाएंगे तो लोग कहेंगे चलो चल के देखते हैं। आप गाजियाबाद से जब निकलते हैं, आपको डासना पे टोल भी देना पड़ता है। टोल देने के बावजूद आपको हापुड़ के 38-40 किलोमीटर जाने में 4-4, 5-5 घंटे अगर लग रहे हैं, आपको मेरठ तक जाने में 50 किलोमीटर जाने में 6-6, 7-7 घंटे लग रहे हैं, और आपका पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा अगर गाड़ी में आप अपनी जा रहे हैं, वहां पे खड़े रहेंगे 2 घंटे। तो जो विकास की आप बात कर रहे हैं या जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, कभी आपने इन मुद्दों को उठाया धर्मवीर जी? अगर ये नहीं कर पाए तो आपने याद दिलाया। देखिए, आप सिर्फ खालिद भाई, आप भी सिर्फ जो है खालिद भाई, असली और नकली पिछड़े में अटके हुए हो। खालिद भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं और इस एनसीआर का जवाब दे देता हूं। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बहन जी ने सबसे पहले गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं लाया हूं। अरे सर, जो वैशाली से, कौशाम्बी से वैशाली तक बीएसपी के शासन में आई थी, और अभी वाली जो प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करके गए हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई। मतलब आपका दावा मान लिया मैंने, मैं तो बिल्कुल मान लिया। सुन लीजिए, हापुड़ जाएंगे हम, मेट्रो जाएंगे। नहीं, सुन लीजिए आप हमारी बात। मैंने हापुड़, सुन लीजिए आप हमारी बात। एक हिंडन नदी पर एक छोटा सा तीसरा पुल जो है वो क्रैक हो गया था। 2 साल से उसका टेंडर बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी है। और प्रधानमंत्री दूसरे के कामों का उद्घाटन करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। ठीक है, वहां योगी और प्रधानमंत्री दोनों घूम रहे हैं और एक पुल की शुरुआत नहीं कर सके। मेट्रो आप बता रहे थे कि आप लाए हो, ये कह रहे हैं, ये चक्कर क्या है? अरे आप सीनियर पत्रकार हैं, किसने बनाया? मैं तो दोनों से पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि जिसके कार्यकाल में, नहीं, अगर आप ये बताओ, हापुड़ और मेरठ का जो मैंने सवाल पूछा उससे आपने हापुड़ और मेरठ के लिए आप जो मेरठ की बात की है, मैं आपके बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये 3 घंटे और 4 घंटे। चलिए अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। अगर मेरठ हम 2 घंटे में ये मान नहीं सकते, नहीं पहुंच गया। खालिद भाई, आपकी बात मान नहीं सकते। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। 2.5 घंटा
मैक्सिमम 2.5 घंटा। ये जुमलेबाज लोग हैं, मैं अभी कह रहा हूं, ये जुमलेबाज लोग हैं, कह रहा हूं, ये जुमलेबाजी से ही चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आपकी बात को मानेंगे नहीं, ये 130 करोड़ लोगों की बात सुनेंगे ही नहीं। चलिए, यहां से 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, पहली चीज। चलिए, आप 2.5 घंटे कह रहे हो, मैं 1 घंटा मान लेता, जनता माने ना माने, क्योंकि जो सुनिए, ये भी मैं आप पे छोड़ सर, मैं आप आज दावे करिए, आज आप सब लोग दावे करिए। आपके दावे जो है ना, मैं उनको कंडक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये जनता पे छोड़ देते हैं कि आप 2.5 घंटे में नहीं 1 घंटे में पहुंच जाइए। नहीं, 1 घंटे खालिद भाई, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक तारीफ एक्सप्रेस बना, और सुप्रीम कोर्ट ने जब दंगा किया इनके कि आप इसका उद्घाटन करिए, नहीं तो एक बरसों से चालू हो जाएगा। इनके पास में इतना समय नहीं था तारीफ एक्सप्रेस पे को या चालू कर सके। आप दोनों, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आप दोनों के दावे जनता कितनी मानेगी, ये आप दोनों पे, आपके नसीब पे छोड़ते हैं। नदीम साहब, साफ पानी की कोई बात नहीं कर रहा, दूध की नदियां बह जाएंगी, इसका दावा सब जगह से आ रहा है। साफ पानी ना मिले, साफ वातावरण ना मिले, साफ हवा ना मिले, पॉल्यूशन जो है लगातार जैसा है वैसा ही है, इन सब चीजों को, बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर ये कह रहे हैं मेरठ वाला, मेरठ की चीज जो है ना, वो अभी भी मैं आपको 2-3 मैसेज भी दिखा दूंगा, इनको लेके भी चलूंगा, हापुड़ की भी बात है। लेकिन बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और सड़कें कितनी बन गई हैं ये भी है, टोल कितना हो गया, ये तमाम चीजें, बुनियादी जो जरूरत है लोगों को वो देने की ज्यादा जरूरत है, बड़े बड़े वादों की ज्यादा जरूरत है, और विपक्ष जिस तरह से सरेंडर करे हुए है उससे काम चल पाएगा। देखिए सर, मैं अपनी बात का आगाज सौदा के एक शेर से करना चाहूंगा, जो कि शायराना माहौल चल रहा था। हमारे साथ एक कवि महाराज भी, आप कभी शायर जाग गया? जी जी, क्योंकि मैं उर्दू का आदमी हूँ, तो एक शेर सुना दूं जो आज से 300 साल पहले मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने कहा था। इज्जतो आबरू हुर्मतो दीनो ईमान, इज्जतो आबरू हुर्मतो दीनो ईमान, रोऊं किस किस को मैं यारों के गया क्या क्या कुछ। सर, बुनियादी मुद्दे की जानिब तो अब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, और उन बुनियादी मुद्दे से कहीं ना कहीं बचा जा रहा है, और एक कृत्रिम या एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फिजा बनाकर और बहुत जोर जोर से शोर मचाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि यही सब कुछ है और यही सब कुछ आपको मिलना वाला है या हम देंगे। आपने अब ये मेरठ वाले टोल की बात करी और इस रोड की बात करी, यकीन मानिए सर, मैं इसमें 3.5-4 घंटे तक फंस चुका हूँ, और जब भी मैं इधर जाता हूँ तो मुझे बैठे जरा इनको भी बता दीजिए आप। और मुझे ये डर रहता है, दिल्ली से घर चल रहा है, वहां पर ऑलरेडी कार्य चल रहा है, दूसरी बात, उसके कारण अगर बाधा हो रही है और उसे प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक घर हो जाने के कारण गया और उसमें 10 आदमी मर गए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में पुल के नीचे आदमी दब के मर गए अपने घोटाले के कारण, लेकिन ये उसको नहीं देखेंगे। ये में घंटे बजाने का काम करेंगे, घंटे बजाने का काम करेंगे, लेकिन वहां पर इनको वोट मांगेंगे, ये देश की जनता को ठगने का काम करेंगे, ठग के ही करने वाली है कि कहीं मुंह छुपा के हानि अब एक बार चढ़ चुकी है, अब ये हानि बार बार कहीं बीजेपी की चलने वाली नहीं है। सर, साफ पानी की बात, साफ हवा की बात रियो कन्वेंशन के अंदर 1992 में हुई थी, जब दुनिया भर के 120 मुल्क वहां पर जमा हुए थे, और उन्होंने अपने अपने पक्ष को रखा था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और हमें वातावरण के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सर, जैसे ही हम इधर से उधर जाते हैं, या कहीं पर भी आप यूपी में कहीं पर भी एंटर कीजिए, आपको धूल मिलेगी, सड़कों के गड्ढे मिलेंगे। तो सर, ये बेसिक एमिनिटीज जिसकी सबसे ज्यादा आवाम को जरूरत है, हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं, और हम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 100 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें, उसके बाद नया बयान आया था, वो नया बयान याद है सर? बात यूपी की ही नहीं है सर, इधर मध्य प्रदेश में भी आप चले जाएं, वहां पर भी ये हाल है सर। हिंदी बेल्ट में मैं अक्सर और बेशतर घूमता रहता हूं सर, अपने एकेडमिक काम के लिए और डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो मैं देखता हूं कि सर, मैं सड़कों की बात चल रही है, मैं राहुल जी से जवाब लेके आशीष जी आप ही के पास जा रहा हूं। आर कटिंग के ऊपर ही दिल्ली शहर के अंदर जवाब तो ले लीजिए हुजूर, जवाब ले लीजिए राहुल त्रिवेदी सर। जैसा इन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में जितने गड्ढे थे पिछले 5 साल में, 1 साल क्या पिछले 5 साल में सिर्फ उन गड्ढों को ही भरा गया, और वो गड्ढे सिर्फ सड़कों पे नहीं थे, लोगों के दिमागों में भी थे, जो विपक्ष पार्टियां थी उनके दिमाग के अंदर भी गड्ढे थे, जो और बाकी जो विकास के कार्य थे, किसानों के यहाँ गड्ढे थे,
जो गरीब मजदूर थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, वहां भी गड्ढे थे। स्वामीनाथन को मैंने सबसे 1.5 साल पहले मैं बता रहा हूं, वो आर्टिकल मैं आपको दे सकता हूं। उस आर्टिकल को पढ़ के आपने उसको रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल आपके लिए सारा बन गया। सर 2 चीज में बताऊंगा, 6,000 रुपए का जो एक आर्टिकल छपा, उस आर्टिकल की भी हकीकत पे आऊंगा, लेकिन पहले ये बता दे, एक आर्टिकल पढ़ते ही आपने प्लानिंग कैंसिल कर दी। कोई कैंसिल नहीं की। फिर आज हम बिना इंटरेस्ट का 1 लाख रुपया ऋण देने की बात अगर कह रहे हैं किसानों को, अगर हम 6,000 रुपए का, वो 72,000 रुपए दे रहे हैं, वो तो लौटाने की बात नहीं कर रहे। ये 2,000 रुपए में किसानों का वोट खरीदना चाहते हैं, ये किसानों को रिश्वत दे करके। आशीष प्रकाश 2,000 रुपए में आशीष प्रकाश जी आज जो है भारत का किसी से बिकने वाला नहीं है। ये बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था की है, बाबा साहब की वोट बिकेगा नहीं। 2,000 रुपए में आप वोट भाभी जोड़ना चाहते हो। शर्म करो बीजेपी के लोगों, शर्म करो। को जवाब जनता देख रही। ठीक है राहुल त्रिवेदी, लेकिन आशीष प्रकाश जी देख रहे हैं आप दोनों जोश में है, लेकिन सवाल के नाम पे किसी ने जवाब नहीं, सवाल पे सवाल आ रहा है। मैं बताऊं आजाद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सिर्फ बयानबाजी, ये बातें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि हम न्यूज में किसी तरह बने रहें। और अभी पीछे जितने भी आप बयानबाजी देखें, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज में बने रहने की किया जा रहा है। तब मैंने एक छोटा सा शेर कहा था कि मेरे सिर आज किसी बात का इल्जाम तो है, मैं तो खुश इस बात पे खुश हूं कि मेरा नाम तो है। तो यहाँ पर जब बदनाम होगा तो नाम भी हो जाएगा। हम गड्ढों की बात कर रहे थे यहाँ पर, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग, हम सब लोग गाजियाबाद से आते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं खत्म हो गए, वो तो काम हमने किया है। मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं। मैं बिहार, आप मुझे बोलने का मौका दे, मुझे बोलने का मौका दे, मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं। 2015 में शिलान्यास हुआ NH-24 का। मोदी जी खुद आए उस शिलान्यास को करने के लिए। 2017 तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ। काम तो छोड़िए साहब, फावड़ा भी नहीं लगा। फिर उसके बाद नहीं, मैं तारीफ की बात यह है कि कम से कम 2015 में शिलान्यास हुआ। उससे पहले जब आप लोग की सरकार थी तो इस बारे में बात भी नहीं हुई थी। लेकिन 2017 में हम कौन सी सरकार में रहे हैं? भारत सरकार में, हमारी सरकार थोड़ी है। कभी का जो है ना, थोड़ा चलने दीजिए। अभी आप तो गुस्से हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारी बातें होती रही। आप बल्कि आपसे सवाल हो रहा है चौधरी साहब से कि आपने कितने दलितों, अरे आपको तो खुशी खुशी बोलना चाहिए, हमने दलितों की पॉलिटिक्स बंद कर दी है। आप राजनेताओं की जगह आप अभिनेताओं को दे रहे हैं। इस पे मैंने 4 पंक्तियां कही थी, मैं फिर से आपको बताता हूं कि इस बार बस चुनावी इश्तिहार दिखेंगे। देखिए, मोदी जी का कला प्रेम किसी से छुपा नहीं है और मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं। मुझे लगता है कभी ना कभी वो मुझे भी चांस देंगे। तो रिटायरमेंट के बाद में फिल्मी दुनिया में काम मिल जाएगा। इस बार बस चुनावी की बात है वो। देखिए, मुझे 4 लाइनें कहने दीजिए, एंजॉय करिए, आनंद लीजिए 4 पंक्तियों का। इस बार बस चुनावी इश्तिहार दिखेंगे, न्यूज चैनलों पे नेता करते वॉर दिखेंगे। मोदी जी को बॉलीवुड इतना ज्यादा भा गया, मोदी जी को बॉलीवुड इतना ज्यादा भा गया कि लोकसभा में भी अब स्टार दिखेंगे। राहुल जी, धन्यवाद साहब। राहुल जी, इन्होंने बड़ा सवाल किया, वो सवाल करने का मन हो गया एकदम से। आपने कहा बहुत काम किया, आपने विपक्ष के भी गड्ढे भर दिए, दिमाग के भी गड्ढे भर दिए, लेकिन आपको चुनाव में उतरने के लिए सनी देओल का सहारा लेना पड़ा, आपको कलाकारों का। अगर आपका इतना काम था तो मुझे से किसी आम आदमी को भी खड़ा कर देता। कार्यकर्ता, आम आदमी से मत डरिए, वोटर से, आम वोटर से, क्योंकि आपके कार्यकर्ता तो वो भी जीत जाता। ये बड़ा सवाल उठा दिया आशीष प्रकाश ने। सर बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 543 सीटें हैं लोकसभा में। अगर 543 में सनी देओल जैसे हमारे पार्टी के भी बने हैं, या फिर बड़े फास्ट हुआ वो तो 2.5 किलो का घूसा एकदम ही काम कर गया। शाम को आए, सुबह को। मैं वही कह रहा हूं कि 2014-15 में जब मोदी जी की सरकार आई, आप ही कहते थे कि जब तक कार्यकर्ता नहीं बनेगा, जब तक इतने दिन काम, कई सारे साहित्यकार, कई सारे लोग इंटॉलरेंस के नाम पर देश में एक माहौल खड़ा कर दिया था जी कि मोदी जी इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस। तब सवाल उठाए गए कि मोदी जी, आज समाज का, मैंने पहले भी ये बात की, आज समाज का अलग अलग वर्ग से, और ये सारे लोग वो हैं जो अपने मेहनत से, अपने वजूद से, अपने कला से समाज में एक स्थान बनाए हैं और वो समाज में कुछ करना चाहते हैं राजनीति में आकर, और वो विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी में दिखाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 543 सीटों का लोकसभा में अगर 5 या 6 लोग ऐसे हैं तो उनको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अरे तो शहनवाज भाई को भी दे देते ना एक टिकट समाज। अरे शहनवाज भाई का भी क्यों काट दिया भाई? वो दे देते शहनवाज भाई को।
दे देते मुख्तार अब्बास नकवी को भी एक टिकट, वो बीजेपी क्यों नहीं दे दिया? जिनको साजिया इल्मी को भी दे देते एक टिकट, क्यों नहीं दे दिया आपने? वो समाज फिल्मी कलाकारों को बुला करके आप उनकी चमक से फायदा उठाना चाहते हो। गौतम गंभीर आप गांव गरीब की बात नहीं करेंगे, आप माइनॉरिटीज की बात नहीं करेंगे, आप देश की जनता को और फिल्मी कलाकारों के चक्कर में डालते थे, आप चक्कर चलाना चाहते हो, काम करने वाले फिल्मी चक्कर चलाना चाहते हो। आप 100 सांसदों के टिकट काट के, ऐसे भ्रष्टाचारी आपने 100 सांसदों के टिकट क्यों काटे? क्योंकि आपने भी पता नहीं था कि ये जीत पाएंगे। रणवीर जी सुनिए एक मिनट, राहुल एक मिनट, इन्होंने राहुल त्रिवेदी, चलिए मैं धर्मवीर जी की बात का बड़ा सम्मान करते हुए कहता हूं, धर्मवीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों का टिकट काट, आपने तो करोड़ों दलितों का टिकट काट दिया। खालिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका नेशनल चैनल पूरा देश देख रहा है, आप जो है ये बीजेपी के जो जुमलेबाज भाई मेरे बराबर में बैठे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये आपकी डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, और जब जब आप मुद्दों पे आते हैं तब ये मुद्दों का जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए, और आप बता देना कितने टिकट दिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपको बार बार जवाब दे रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और हम सर्व समाज के विकास के साथ में सर्वजन हित है सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में चल रहे हैं। बाबा साहब ने देखा था, लोहिया जी ने सपना देखा था, हम लोहिया जी के और बाबा साहब के सपने को, ये माननीय चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अजीत सिंह जी कमर कस चुके हैं, और इनके हरा करके ठीक है। ठीक है राहुल त्रिवेदी, एक सेकंड, धर्मवीर जी जरूर करेंगे। धर्मवीर जी अब सवाल ले लीजिए आप। राहुल त्रिवेदी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। धर्मवीर, जब आप इधर उधर ना करने का, मेरे बस एक सवाल बता दें, आपका जो नारा होता है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? आपने कहा चढ़कर छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, किसकी छाती पर? आपको याद आ गया होगा। आपकी नेता ने कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं कहा, हमेशा कहा समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। ठीक है, हम गेस्ट हाउस कांड भूल जाते हैं, शिकायत की एक्सपायरी डेट 24-25 साल रही, चलिए वो पता लग गया कि इतने दिन में एक्सपायर हो जाता है आपका प्रेम बीजेपी से भी रहा, आपका वो भी था तिलक तराजू और तलवार, और उसमें आगे 4 लाइन आपको याद आ गई। ये जो आपके नारे होते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? मेरा एक सीधा सा सवाल था कि 38 में से आपने कितने दलितों को टिकट दिया? इसमें आप बार बार जो नई बात कहते हो, मेरा एक सवाल का जवाब नहीं आया, मैं बार बार पूछ रहा हूं, मैंने वही सवाल इनसे भी कर रहा हूं। आप पूछ रहे हो शाहनवाज भाई को टिकट क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कहते हो कि इतने लोगों का टिकट काट दिया, आपने तो करोड़ों दलितों का टिकट काट दिया। एक्सपायरी डेट, समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी दलितों के सम्मान स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति हैं, और जो काम बाबा साहब छोड़ करके गए थे, मान्यवर काशीराम जी छोड़ करके गए थे, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी इस देश में बाबा साहब के, लोहिया जी के, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब के सपने को साकार करने के लिए ये गठबंधन कितनी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? और ये गठबंधन जो है, इस जो ठगबंधन है इनका 38, 40, 42 पार्टियों का गठबंधन है, इन 42 पार्टियों का जो देश तोड़ने वाली महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ जाते हैं, जो धारा 370 हटाने की बात करते हैं, जो 35A हटाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये बाबा साहब के मानने वाले, लोहिया साहब के मानने वाले और चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले इनको नेस्ताना बूद कर देंगे। हाँ। और मोदी के रथ को रोकेंगे। नदीम साहब 23 मई आने वाली है, 23 मई आने वाली है, और बीजेपी इस देश से जाने वाली है। ठीक है नदीम साहब, एक्सपायरी डेट को मैंने पूछा था तो कई चीजें आई हैं, सबके साथ यही हाल है। बीजेपी से भी सवाल किया जा सकता है, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, यूपी में मिनिस्टर हैं, इनके यहाँ मिनिस्टर भी हैं, इनके यहाँ उसमें शामिल भी हैं, लेकिन लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नून और रोटी खाएंगे लेकिन बीजेपी को हराएंगे। शिवसेना के भी आपको सारे कमेंट याद ही होंगे। अगर बात करें कांग्रेस, पिछले दिनों 7 पसंद था, आजकल कांग्रेस धोखेबाज हो गई है।
अभी अखिलेश यादव ने कहा। पहले अगर बात करें समाजवादी पार्टी के, उनके रिश्ते क्या थे, अब ये नया रिश्ता बना है। ये एक्सपायरी डेट क्या बदलती रहती है या जनता ये सब भूल जाती है? देखिए सर, जनता को भुला दिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जनता इन सब बातों को भूल जाए। और देखिए सर, राजनीति के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही आम है। राजनीति के अंदर आजकल हम इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि हमें हर हाल में अपना फायदा चाहिए। हम देश की बात नहीं करते हैं, हम जनता के हित की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से ज्यादा हम फायदा उठा सकें और सत्ता के अंदर किसी ना किसी रूप में बने रहें। छोटे से छोटे निकाय चुनाव से लेकर और पार्लियामेंट का इलेक्शन तक हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो रहे हैं। आप देखेंगे अभी पिछले एक दशक से इतना तेज ये सब चल रहा है कि 2 और 2 राजनीति के अंदर हम ये सुनते आए थे कि 22 होते हैं, लेकिन अब हमें 22 होते हुए दिख रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड हम भूल चुके हैं और इससे भी बड़े बड़े मनमुटाव वाले मुद्दे रहे हमारे सामने के। बिल्कुल विपरीत धारा की पार्टियां थी, लेकिन वो आपस में मिल गई। या पहले जो मिली हुई पार्टियां थी जिन्होंने पीछे भी मिलकर इलेक्शन लड़ा था, वो इतने दूर हो गए कि उनका परछावा भी कोई दूसरी पार्टी जो साथ में लड़ रही थी वो नहीं लेना चाहती है, उन्हें पास में भी बिठाने को तैयार नहीं। यूपी में ही इसकी मिसालें हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत दूर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सर, राजनीति के अंदर मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि आजकल सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा जा रहा है और अपने फायदे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और एक्सपायरी डेट सर कभी भी हो सकती है। सुबह को किसी चीज को पैन कहेंगे और शाम को आप उसे कुछ भी कह सकते हैं सर, हमें उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो 2 घंटे के बाद जाति बदल रहे हैं, भी हो सकती है। रोज प्रधानमंत्री अपनी जाति बदल रहे हैं। तो ये तो सुबह शाम जो है ये बीजेपी के लोग क्या आचरण पेश कर रहे हैं, या पूरा देश देख रहा है। एक बात और सर, एक बात और देखिए, ताकत है कि हम पूरे देश में अपने को दिखा रहे हैं। यहाँ तो 66 अरब रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री ने भारत की जनता के टैक्स को 66 अरब रुपए में इन्होंने प्रचार पे खर्च किया है, अपने कपड़ों पे खर्च किया है, अपने परिधानों पे खर्च किया है। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये परिधान मंत्री है, प्रचार मंत्री है। ये देश की जनता के चुने हुए नहीं। ये जो है इनको तो बनारस की जनता ने एक बनारसी झोला छपाया है। वो झोला 23 तारीख को फकीर को दे दिया जाएगा और वो वापस गुजरात चले। एक मिनट आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी के पास चलने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, सवाल नहीं है मेरा, कि मुकुट भी आपके यहाँ चलते थे और माला भी आपके यहाँ लाखों रुपए की आती थी, वो आपको याद आ गया होगा। ठीक है आशीष जी, लाखों नहीं करोड़ों के। हाँ चलिए, आप करोड़ों कर दिए, ठीक है। कि यहाँ राहुल जी, आपको मेरी बात ये बड़ी अच्छी लगी कि मैं 2 पंक्तियों में बस अच्छा, मतलब आप इनके फेवर में आ गए। जितनी बात है आपकी सारी मुझे अच्छी लगी। क्या बात है, चलिए मैं बस 2 पंक्तियों में बात करता हूं कि ये समीकरण कैसा है, ये मुझे समझाइएगा जरा चौधरी साहब। कि देख भतीजा पड़ा अकेला, बुआ का उमड़ा प्यार। देख भतीजा पड़ा अकेला, बुआ का उमड़ा प्यार। पर नेताजी सदन में बोले जय मोदी सरकार। इसके पीछे का क्या समीकरण है? आपका जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जो है जी, उन्होंने सर्टिफिकेट देते हैं। मैं अगर आज की लोकसभा आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह जी से ज्यादा उम्र दराज नेता कोई है। और अगर वो नेता वहां खड़े होकर बोल रहा है कि हम नंबर्स नहीं ला पाएंगे, और जबकि आपका खुद का अपना गठबंधन हुआ है, तो इसके पीछे आपकी क्या, मुझे आप लोग की फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही। आप गठबंधन में है कि नहीं है? धर्मवीर जी, क्या सहमत है मुलायम सिंह जी की बात से? प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी मुझे कुर्ते भेजती हैं, और ममता दीदी जी कह रही है कि मैं आपको 0 अंडा देने वाली हूँ। प्रश्न कुछ और हुआ, उत्तर कुछ और। पश्चिम बंगाल में 0 अंडा देने वाली हूँ। ये डर सता रहा है इनको, बहुमत नहीं आ रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुगाड़ किया जा रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के मन में जितने सवाल होते हैं, हमारी कोशिश होती है उन सवालों को पहुंचाएं नेताओं के माध्यम से, उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से। उसका जवाब जो भी आए वो उनकी मर्जी है, आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें ये आपकी मर्जी है, और ये जनता की पावर है। आपको लगता है कि आपकी पावर सिर्फ एक उंगली दबाने की है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि उससे सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं। इनके दावों पे मत जाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का भी 50% के करीब हो चुका है। हालांकि हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि चरण तो 2 ही होंगे। एक तो वो जब तक नेता को वोट न मिले वो आपके चरण में होगा वोट मांगने के लिए, और एक फिर दूसरा चरण जब आपसे के वोट से वो सत्ता तक पहुंच जाएगा, फिर 5 साल तक आपको उसके पीछे फिरना पड़ेगा। और यही 2 चरण है। फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।